दोस्तों, आज की ये कहानी हमें छत्तीसगढ़ से एक बहू ने भेजी है। इस कहानी में उसके ससुर अंधविश्वास के चलते अपने ही घर की बहू की बलि देने जा रहे थे, लेकिन आखिरी समय पर ऐसा क्या हुआ कि वही ससुर जो उसे मारने वाला था, बहू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। इस दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर सुने। मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं बहुत परेशान खड़ी हुई थी। मेरी नजर अलमारी की तरफ थी। आज जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था वो बहुत ही अजीब था। मेरा शरीर जमकर रह गया था। पूरे कमरे में मुझे एक हैवानियत सी महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नर्क में रह रही हूँ। मेरी किस्मत ना जाने आज मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली थी। अभी मैं खड़ी यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक पीछे से वो आ गया और उसने मुझे आवाज लगाई, ये क्या कर रही हो यहाँ पर। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे होठों से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। अभी मैं उससे कुछ कहती, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसके बाद उसने कई दिनों तक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की थी। ये 3 साल पुरानी बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी पढ़ाई पूरी ही होने वाली थी। मेरे माता पिता अब मेरी शादी करवा देना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करने वाली थी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो मुझे दिलो जान से चाहता था। उसका नाम अतुल था। अतुल से मेरी मुलाकात 1 साल पहले अपने ही शहर में हुई थी। वो हमारे शहर में रहता तो नहीं था, उसका घर किसी गांव में था, मगर वो यहाँ पर नौकरी करता था। छुट्टियों में ही अपने घर जाया करता था। अतुल से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मुझे नौकरी करने का शौक चढ़ा था। मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तो मुझे नौकरी करने की चाह जागने लगी। मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए उसी कंपनी में गई थी जहां पर अतुल नौकरी करता था। वो एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी थी। मेरी एजुकेशन अभी इतनी नहीं थी। मैं बिना सोचे समझे और बिना अपनी फैमिली की परमिशन लिए ही अपना शौक पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ी थी। लेकिन वहां जाने के बाद जब बॉस के साथ मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो उन्होंने मेरी एजुकेशन को देखते हुए मुझे जॉब नहीं दी, मगर मैं कई दिनों तक वहां लगातार जाती रही कि मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि मुझे नौकरी करने का बहुत शौक था। मम्मी पापा कहते थे कि हम तुम्हें नौकरी करने की परमिशन नहीं देंगे, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, तो भला तुम घर से निकलकर नौकरी क्यों करना चाहती हो। अब उन्हें कौन बताता कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। वो लोग तो सिर्फ अपनी मनमानी ही करते रहते थे, मगर फिर भी उनकी बात को इग्नोर करके मैं जब पहली बार उस ऑफिस में अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो मेरी मुलाकात अतुल से हुई थी। क्योंकि बॉस ने मुझे नौकरी नहीं दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं उनसे थोड़ी मिन्नत करूंगी तो शायद वो मुझे नौकरी दे दें, लेकिन बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी थक हार कर रो रही थी जब अतुल ने मुझे रोते हुए देखा और उसने मुझे बैठने के लिए कहा। वो मुझे समझाने लगा कि अभी तुम्हारी नौकरी करने की उम्र नहीं है, अभी तुम्हें आगे और एजुकेशन हासिल करनी होगी। मेरी उम्र वैसे भी बहुत कम थी। उसने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि मुझे उसकी बात जल्दी ही समझ आ गई थी। उसने मुझे कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में बताया जो मजबूरी के तहत नौकरी करने के लिए निकल जाती हैं, मगर घर से निकलकर नौकरी करना लड़कियों के लिए कोई आसान काम नहीं होता। लड़की अपनी इज्जत को अपने हाथ में लेकर नौकरी करती है और अगर उसके हाथ से उसकी इज्जत छूट जाए तो वो लड़की कहीं की नहीं रहती। वो और ही लड़कियां होती हैं जो नौकरी करती हैं। कोई अपने घर की तरफ से मजबूर होती है तो कोई किसी बात से मजबूर होती है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है जिसके तहत तुम नौकरी करना चाहती हो। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं जो तुम्हें नौकरी करने से मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बड़ों की बात ना मानकर कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिससे हम बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। उसने कहा, मेरी मानो तो अपने माता पिता के कहने पर चलो। अगर वो लोग तुम्हें नौकरी नहीं करवाना चाहते तो तुम मत करो। अभी आगे और पढ़ाई करो, कामयाब बनो, तब जाकर नौकरी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। वो समय तुम्हारे लिए एक ऐसा समय होगा जब तुम्हें नौकरी तलाश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही इतनी होनहार हो जाओगी कि लोग तुम्हें तुम्हारे पास खुद नौकरी ऑफर करने के लिए आया करेंगे। आज से पहले कभी भी मुझे किसी इंसान ने अतुल के जैसे नहीं समझाया था। अतुल बहुत इंटेलिजेंट और सुलझा हुआ लड़का था। मैं वहां से चली तो आई थी और फिर मैंने दोबारा नौकरी के लिए ट्राई भी नहीं किया। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद
मेरी मुलाकात अतुल से शॉपिंग मॉल में हुई थी। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुई थी और उस दिन के बाद से फिर हम दोनों धीरे धीरे कहीं ना कहीं टकराने लगे। हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान भी लिया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने अटैच हो गए थे कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। अतुल ने मुझे बताया था कि उसका उसके पिता के अलावा और कोई भी नहीं है। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 12 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया। उस समय वो छोटा था और उसके पिता के लिए उसकी परवरिश करना बहुत भारी हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को शहर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। वो अपने बेटे से एक हफ्ते में एक बार मिलने के लिए आ जाते थे। अपने बेटे की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। छुट्टियों के समय अतुल अपने घर पर चला जाता था। जैसे जैसे अतुल बड़ा हुआ और उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने इसी शहर में नौकरी भी तलाश कर ली थी। उसकी एजुकेशन अच्छी थी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, इसलिए उसे अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई और अब वो पैसे कमाने लायक हो गया था। वो पैसे कमाकर अपने पिता को गांव भेज दिया करता था। वो बताता था कि मेरे पिता को मुझ पर बहुत गर्व है। बचपन से लेकर अब तक उसके पिता ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। अतुल हमेशा अपने पापा के लिए फिक्रमंद रहता था। उसका मन तो बहुत करता था कि वो अपने पापा के साथ रहे, इसलिए उसने अपने पापा से कई बार कहा था कि वो उसके साथ शहर में आकर रहने लगे, लेकिन उसके पापा ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं शहर में नहीं रह सकता, मेरा वहाँ पर गुजारा नहीं है, तुम ही गाँव वापस आ जाओ और गाँव में ही अपना कोई कारोबार कर लो। नौकरी नौकरी ही होती है, लेकिन अपना कारोबार होता है। अतुल का मानना था कि उसे अभी थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमा लेना चाहिए। उसके बाद वो गांव में कहीं कोई ज़मीन ले लेगा और उस ज़मीन पर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। इस तरह वो अपने पापा के साथ भी रहेगा, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ शहर में रहकर अभी थोड़ी और मेहनत करनी थी। वो मेहनत कर रहा था। मुझे भी उससे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैंने ठान लिया था मैं शादी अतुल से ही करना चाहती हूँ। 2 साल इसी तरह से गुजर गए थे। अब मुझे अतुल से शादी करनी थी, क्योंकि हम दोनों अपना रिश्ता काफ़ी समय से सबसे छुपाते आ रहे थे। अब आगे मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर वालों से अतुल का और अपना रिश्ता छुपा सकूं, लेकिन उसका कहना था कि अभी मैं गाँव जाकर अपने पापा से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करता हूँ। वैसे वो कहता था कि मेरे पापा तो हम दोनों के लिए मान ही जाएंगे, तुम्हें अपनी फैमिली को मनाना होगा। वो ठीक कह रहा था। उसके पापा की जिस तरह से वो तारीफ किया करता था, उस हिसाब से तो मुझे भी यही लगता था कि वो एक ही बार में हम दोनों के लिए मान जाएंगे। मगर प्रॉब्लम तो मुझे अपने घर वालों को राजी करने में आ रही थी। पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किस तरह अतुल और अपने बारे में अपने घर पर बताऊं, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके जब अपने मम्मी पापा और सारे बहन भाइयों के सामने ये बात रखी तो सब लोग हैरान रह गए थे। हालांकि मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी कि तुम हमारे भरोसे का इस तरह से फायदा उठा रही हो, लेकिन मैंने उनको यकीन दिला दिया था कि मैं ही नहीं बल्कि अतुल भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे परिवार वालों ने फैसला किया कि वो अतुल से मिलना चाहते हैं। उन्होंने अतुल से मुलाकात की। उन्हें अतुल पसंद आ गया था, क्योंकि वो देखने का भी अच्छा था और अच्छा कमाता भी था। मेरे घर वालों ने अतुल से कह दिया था कि हम तुम्हारे पापा से बात करना चाहते हैं और शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं। अतुल ने फ़ोन करके जब अपने पापा से कहा कि आपको यहाँ शहर आना पड़ेगा, तो उसके पापा ने शहर आने के लिए फ़ौरन ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तुम किसी भी लड़की से शादी करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये बात सुनकर अतुल खुश हो गया था। उसने इसी तरह से मेरे परिवार वालों को अपने पापा की कही बात बता दी थी। मेरे पापा ने कहा था, लेकिन तुम हमारी बेटी को कहाँ रखोगे? तुम तो यहाँ किराए के फ्लैट में रहते हो, तुम्हारा तो अपना यहाँ घर भी नहीं है। अतुल कहने लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव चला जाऊंगा। आप लोगों को अगर बुरा ना लगे, आप लोग यहाँ अपने हिसाब से रस्में कर लेना और वहाँ मैं प्रज्ञा को ले जाकर अपने गांव के हिसाब से रस्में करूंगा। मेरे परिवार में मेरे पापा के अलावा कोई भी नहीं है। अगर यहाँ शादी पर मेरे पापा नहीं हुए तो मैं ये शादी नहीं कर सकूंगा। मेरे भाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे पापा यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अतुल कहने लगा कि वो शहर का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उनसे यहाँ आने की कितनी भी जिद कर लूँ, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। उनको प्रज्ञा पसंद आ गई है। उन्हें मेरी शादी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने पापा के बिना शादी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मैं अपने गाँव जाकर ही शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर मेरे घर वालों को बहुत एतराज़ हुआ था।
मम्मी पापा कहने लगे, तो क्या हमारी बेटी गांव में रहेगी? अतुल कहने लगा कि जी, प्रज्ञा गांव में रहेगी। देखो, सारी जिंदगी मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब उनका बुढ़ापे का समय आ गया। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद पापा ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया, कपड़े धोए हैं, घर की साफ सफाई की है, बर्तन धोए हैं। वो अपना हर काम खुद ही करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बुढ़ापे के समय में मेरे पापा की सेवा मेरी पत्नी करे। इस बात पर मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया। मम्मी कहने लगी, तो तुम हमारी बेटी से शादी इसीलिए कर रहे हो कि तुम यहाँ इस शहर में अकेले नौकरी करते रहो और वहाँ हमारी बेटी अकेली तुम्हारे पिता की सेवा करती रहे? अतुल कहने लगा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहूँगा। मुझे 4-5 महीने और लगेंगे। मैंने कुछ पैसा तो जमा कर लिया है, बस थोड़े पैसों का और बंदोबस्त करना है। मैं अपने गांव में ज़मीन खरीद लूँगा और वहाँ कोई बिजनेस कर लूँगा और फिर परमानेंट वहीं पर ही शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर मुझे यहाँ शहर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिक्र मत कीजिए, वहाँ आपकी बेटी अकेली नहीं रहेगी। वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए मेरा पूरा गाँव है और मेरे पापा भी हैं। वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा घर है। आप लोग अगर मेरे गांव चलना चाहते हैं तो वहां जाकर सब कुछ देख सकते हैं। मम्मी पापा का दिल अभी भी घबरा रहा था। अतुल को तो उन्होंने भरोसा दिला दिया था कि शादी कुछ दिनों के बाद हो जाएगी, लेकिन उसके जाने के बाद उन्होंने मुझे सोचने का मौका दिया था। उनका कहना था कि हमें अतुल के घर का हिसाब ठीक नहीं लगा। तुम बचपन से यहाँ रही हो, यहाँ की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारा गुजारा वहाँ गाँव में कैसे होगा? मगर मैं तो जिद पर अड़ गई थी। मुझे तो अतुल से ही शादी करनी थी। मैंने कहा कि मैं गांव में गुजारा कर सकती हूँ और अतुल थोड़ी ना सारी जिंदगी यहाँ रहेगा। उसने बोला तो है कि वो 4-5 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़कर गांव में ही अपना कारोबार करेगा। मम्मी कहने लगी, लेकिन बेटा तुम वहाँ अकेली रहोगी। उस गांव में तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता, बल्कि वहाँ तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पति भी नहीं होगा। अगर वहाँ कोई परेशानी होगी तो तुम्हें कौन देखेगा? मैंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अतुल इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है ना कि उसके पापा और गांव के लोग मेरा ख्याल रखेंगे। मेरी बात सुनकर सब लोगों ने यही फैसला किया था कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। अतुल तो मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया था। बस बात गांव में रहने की आ रही थी, मगर मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मेरी शादी अतुल से होना ही मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। फाइनली कुछ समय के बाद मेरी शादी अतुल के साथ हो गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे खुशी खुशी विदा कर दिया था। अतुल मुझे अपने साथ लेकर अपने गांव आ गया। मैं बहुत खुश थी। उसका गांव हमारे शहर से बहुत दूर था। जब वो मुझे अपने गांव लेकर गया तो वहां पर सारे ही लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। उसके बाद वो मुझे अपने घर लेकर गया। उसने अपने घर का दरवाज़ा बजाया। उसके पापा ने दरवाज़ा खोला था। उन्होंने खुशी खुशी हम दोनों को गले से लगाया। मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद हम दोनों घर के अंदर गए थे। अतुल ने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। उसका घर तो बहुत सुंदर था। अतुल के पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे। वहां जाने के बाद अतुल ने और मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। मैं जानती थी कि वहां पर कुछ दिन रहकर अतुल वापस शहर चला जाएगा। अतुल ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके पापा की बहुत सेवा करूंगी, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और अब इस घर की देखभाल मुझे ही करनी होगी। मैंने भी उनको भरोसा दिलाया था कि मैं आपके पापा की बहुत सेवा करूंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये बात अभी तक मेरे ससुर को पता नहीं थी कि अतुल अपने साथ मुझे लेकर नहीं जाएंगे। अतुल ने शादी के अगले दिन जब अपने पापा को बताया कि पापा अगले हफ्ते मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो उसके पापा ने कहा कि बेटा बहू को यहाँ अपना गांव दिखाओ, कुछ दिन गांव में रुको, दोनों एक साथ वक्त बिताओ। वैसे भी तुम लोग यहाँ से जाने के बाद क्या पता कब वापस आओगे। ये बात सुनकर अतुल ने कहा कि पापा मैं यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए आपकी बहू को छोड़कर जा रहा हूँ और अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो शायद फिर मैं यहाँ से भी वापस न जाऊँ। इस बार भले ही मैं यहाँ देर से वापस आऊँगा, लेकिन सारी जिंदगी अब यहीं पर रहने वाला हूँ। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे ससुर चौंक गए थे। उन्हें शायद ये बात पसंद नहीं आई थी। उनके चेहरे पर एकदम घबराहट आ गई। वो कहने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? बहू यहाँ अकेले कैसे रहेगी? वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। कहाँ वो शहर की रहने वाली लड़की और उसे तुम यहाँ इस गांव में छोड़कर जा रहे हो? मेरा मानना है कि तुम उसे अपने साथ ही ले जाओ। अतुल ने कहा कि नहीं पापा, अब 4-5 महीने के लिए मैं प्रज्ञा को अपने साथ वहाँ ले जाकर क्या करूँगा? वैसे भी मेरा असली घर और उसका असली ससुराल तो यही है। मेरे ससुर ने कहा कि 4-5 महीने से क्या मतलब है?
अतुल कहने लगा कि मैं अब शहर में नहीं रहूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं यहाँ आकर कोई ज़मीन खरीद लूंगा और यहीं पर अपना कोई बिजनेस सेट कर लूंगा। इस तरह मैं आपसे दूर भी नहीं रहूंगा। फिर हम लोग खुशी खुशी अपने घर में रहेंगे। सारी जिंदगी आप यहाँ अकेले रहे हो, अब आप अपने परिवार के साथ रहना। ये बात सुनकर मेरे ससुर को कोई भी खुशी नहीं हुई थी। मैं उनके चेहरे को देखकर समझ गई थी वो दिखावे की खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने बातों ही बातों में कई बार अतुल से कहा था कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है, तुम जिस तरह शहर में नौकरी करते हो वैसे ही करते रहो, बहू को भी शहर ले जाओ। जबकि इस बात पर अतुल बार बार कह रहा था कि पापा मैं अब आपके साथ रहना चाहता हूँ, मगर उसके पापा को तो जैसे इस बात की कोई खुशी ही नहीं थी। मुझे ना जाने क्यों अतुल के पापा कुछ ठीक नहीं लगते थे। जैसे जैसे अतुल का और मेरा एक हफ्ता वहां पर गुजर गया था, एक हफ्ता पूरा होते ही अतुल को यहाँ से वापस जाना था। उन्होंने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी थी। उनके पापा अभी भी उनको समझा रहे थे कि अपनी पत्नी को वापस ले जाओ, यहाँ बेचारी का मन नहीं लगेगा। ना तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार थी और ना ही अतुल मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने अपने पापा को भरोसा दिलाया कि मेरी पत्नी को यहीं पर एडजस्ट होना है, इसलिए वो यहीं रहेगी। और फिर पूरा एक हफ्ता मेरे साथ वो अपने गांव में गुजारकर वापस अपनी नौकरी करने के लिए शहर चले गए थे। उनके जाने के बाद मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। गांव के लोग बहुत अच्छे थे। जिस दिन से उन्हें पता चला था कि मैं गांव में आई हुई हूँ तो गांव की कोई ना कोई औरत मुझसे मिलने के लिए जरूर आती थी। मेरे ससुर एक मामूली से इंसान थे। मेरे पति के बिना मैं वहाँ अकेली तो थी, लेकिन सारा दिन मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था। मेरे ससुर तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, मगर गांव की औरतें मेरे पास आकर मुझसे बातचीत करने लग जाती थीं। अतुल मुझे दिन में कई बार फोन किया करते थे, मुझसे मेरे हालचाल पूछते थे। मैं उनको बता दिया करती थी कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसने अपने पापा के बारे में पूछा, और पापा कहाँ होते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं या नहीं। मैंने उनको बताया कि वो तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। तो अतुल कहने लगे, क्यों, पापा तो ज्यादातर घर में ही होते हैं। पूरा एक हफ्ता मैं वहां रहा हूँ, मेरे सामने तो वो घर से बाहर भी नहीं निकले। मैंने कहा कि इस बारे में मैं नहीं जानती, तुम्हारी बात और है। अब वो सारा दिन अपनी बहू के होते हुए तो घर में नहीं रह सकते ना, इसलिए घर से बाहर चले गए होंगे। अतुल ने कहा कि चलो ठीक है, तुम अपना भी ख्याल रखना और पापा का भी। यहाँ रहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा से भी मेरी बात होती थी। उन लोगों को मैंने बता दिया था कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मेरे ससुर हर रोज ही घर से बाहर निकल जाते थे। वो इतनी सुबह सुबह चले जाया करते थे कि उस समय मैं सोकर भी नहीं उठती थी और शाम के समय तक घर वापस आ जाते थे। उनके हाथ में 2 थैले होते थे। कई दिन हो गए थे मैं पूरे घर की सफाई करती थी, लेकिन अभी तक मैं अपने ससुर जी के कमरे की सफाई करने के लिए नहीं गई थी। मैंने सोचा कि किसी दिन पापा मेरी शिकायत अतुल से ना कर दें कि बहू मेरे कमरे की सफाई नहीं करती, इसलिए मैं उनके कमरे की सफाई करने के लिए चली गई थी। वो उस समय घर में मौजूद नहीं थे। उनके कमरे के अंदर कदम रखते ही मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर आते ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, जैसे कि कमरे के अंदर अगरबत्तियां जलाई गई है। मेरे ससुर जी का कमरा बहुत सादा था। कमरे के अंदर एक पुरानी सी अलमारी खड़ी हुई थी, चारों तरफ कबर्ड बने हुए थे और एक सिंगल बेड पड़ा हुआ था जिस पर बड़ी पुरानी सी चादर थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से बिस्तर से चादर चेंज नहीं की गई है। एक ड्रेसिंग भी रखी हुई थी। शायद ये सारा ही सामान अतुल की माँ के दहेज का था। सामान पर काफी हद तक धूल थी। एक अजीब बात यह भी थी कि जमीन पर बुझी हुई माचिस की तीलियां पड़ी हुई थी, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि माचिस को इस्तेमाल करने के बाद यहीं पर फेंक दिया गया है। कमरा बहुत हद तक गंदा हो रहा था। मैंने सबसे पहले चारों तरफ से धूल साफ की और उसके बाद बेडशीट तलाश करने लगी। मैंने जैसे ही अपने ससुर की अलमारी खोलकर देखी तो अलमारी के अंदर मुझे कुछ कपड़े रखे हुए नजर आए थे जो कि मेरे ससुर जी के थे। मैंने बेडशीट तलाश करने की कोशिश की तो अचानक मेरी नजर ऐसे कपड़ों पर गई जिन्हें देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने उनको निकाला और गौर गौर से देखने लगी, क्योंकि ये ऑरेंज कलर के कपड़े थे। ऐसे कपड़े जैसे कि बाबा लोग पहना करते हैं, धोती कुर्ता और पास में ही कुछ मालाएं भी रखी हुई थी। मैंने उनको वहीं पर रख दिया था और मैं कमरे में मौजूद कबर्ड खोलकर उनमें बेडशीट तलाश करने लगी। सारे ही कबर्ड्स में कोई ना कोई सामान रखा हुआ था। मुझे बेडशीट कहीं नहीं मिल रही थी।
इन सारे कबर्ड में से एक कबर्ड ऐसा था जिसमें लॉक लगा हुआ था, वो खुल ही नहीं रहा था। मैंने उसे खोलने की काफ़ी कोशिश की मगर वो नहीं खुला और उसकी चाबी भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आई और अपनी बेडशीट निकाल कर मैंने बेड पर बिछा दी थी। फिर मैंने झाड़ू लगानी शुरू की। जैसे ही मैंने झाड़ू बेड के नीचे डालकर कूड़ा निकालने की कोशिश की तो वहाँ पर कूड़े के साथ साथ बहुत सारे बाल भी निकल कर आए थे। वो इतने ढेर सारे बाल थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन बालों को ना जाने कब से इकट्ठा किया जा रहा है। मुझे लगा कि मेरे ससुर के ही बाल होंगे, मगर फिर मुझे याद आया कि पापा के बाल कैसे हो सकते हैं। पापा तो आगे से गंजे हैं और उनके पीछे की साइड में छोटे छोटे बाल हैं। इन बालों को देखकर तो साफ पहचाना जा सकता था कि ये किसी औरत के बाल हैं, क्योंकि ये बाल बहुत लंबे थे और ज्यादा तादाद में थे। मैं हैरान रह गई थी। मैंने उन बालों को फेंक दिया था। अपने ससुर के कमरे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ कर दिया था और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। रात के समय जब मेरे ससुर घर में आए और अपने कमरे में गए तो वो थोड़ी देर बाद ही चिल्लाते हुए बाहर निकले। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, ये क्या हरकत है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, पापा कौन सी हरकत, क्या हुआ है। वो कहने लगे कि तुम मेरे कमरे में क्यों गई थी और तुमने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ क्यों की है। मैंने कहा, पापा मैंने आपके सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैं तो आपके कमरे को साफ करने के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि मेरे कमरे की सफाई करो, तो फिर मेरी इजाज़त के बिना तुम वहाँ क्यों गई। मैंने कहा, पापा आपका कमरा बहुत गंदा हो रहा था। वो कहने लगे कि आइंदा मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में मत जाना। मुझे अपने ससुर का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं भी गुस्से में आकर अपने कमरे में बैठ गई थी और मैंने उसी समय अतुल को फ़ोन लगाकर उनके पापा के बिहेवियर के बारे में बता दिया। मैंने अतुल से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे पापा के कमरे की सफाई लगा दी तो इसमें कौन सा गलत किया। वो तो मुझ पर ऐसे भड़क रहे हैं जैसे मैंने न जाने क्या कर दिया हो। अतुल तो मेरी बातों पर इतनी जोर जोर से हंस रहे थे कि मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। वो कहने लगे, दरअसल पापा इतने सालों से अकेले रह रहे हैं ना, और अब तुमने उनके घर को साफ करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा होगा। धीरे धीरे उनकी आदत हो जाएगी। तुम पापा की बातों का बुरा मत माना करो। अगले दिन मैं किचन में खाना बना रही थी जब अचानक मेरे ससुर अपना थैला लेकर घर के अंदर आ गए। हर बार उनके हाथ में ये दोनों थैले ही क्यों हुआ करते थे, मैं बार बार यही सोचती थी। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं देखकर ही रहूंगी आखिरकार मेरे ससुर के थैले में क्या होता है। मैं अब अपने ससुर के पीछे पड़ गई थी। मैंने देखा कि वो खामोशी से कमरे के अंदर चले गए थे और उन्होंने थैला कमरे के बाहर ही रख दिया था। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं किचन में मौजूद हूँ। मैं खामोशी से किचन से बाहर आई। इतने में वो कमरे में ना जाने क्या कर रहे थे। मैंने जल्दी से एक थैला खोल कर देखा तो उसके अंदर बड़ा ही अजीब सा सामान था। एक गुड़िया उसमें रखी हुई थी, बहुत सारी सुइयां मौजूद थी, नींबू, हरी मिर्च, काला कोयला और राख भी रखी हुई थी। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई थी। अभी मैं चोरी चुपके ये सब देख ही रही थी। मैं दूसरा थैला नहीं देख पाई थी क्योंकि मुझे अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलने की आहट सुनाई दे गई थी। मैं फौरन वहां से हटकर खड़ी हो गई और थैलों को भी मैंने वैसे का वैसा ही रख दिया। इतने में ही मेरे ससुर जी कमरे से बाहर निकले और मुझे गौर से देखने लगे। कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा, मैं तो बस आपसे खाने का पूछने के लिए आ रही थी। वो कहने लगे कि मुझे अभी खाना नहीं खाना। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, दोनों थैलों को उठाया और घर से बाहर निकल गए थे। मगर ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं फौरन ही अपने कमरे में आई। मैंने अपने पति को कॉल लगाई और उनको ये सब कुछ बताया। मेरे पति फिर से हंसने लगे थे और उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गई हो, ऐसी चीजें भला पापा अपने पास क्यों रखेंगे। हो सकता है वो किसी और का सामान लेकर आ रहे हों। इन बातों से ध्यान हटा दो। मैंने तुमसे कहा है ना कि पापा को ज्यादा सीरियस मत लिया करो। जितना भी सामान मेरे ससुर के पास था वो सब कुछ तो दर्शा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर किसी तरह का जादू टोना करते हैं, क्योंकि ऐसा सामान तभी काम में आता है। अब मुझे अपने ससुर पर नजर रखनी थी और अपने पति को भी यकीन दिलाना था कि उनके पापा जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा करते हैं जो ठीक नहीं है। मुझे याद आया कि मेरे ससुर के कमरे में मुझे बहुत सारी अजीब चीजें मिली थी और एक कबर्ड में ताला भी लगा हुआ था। जरूर उसमें भी कुछ न कुछ होगा। मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि मेरे ससुर जी कब घर के अंदर आ रहे हैं और कब घर से बाहर जा रहे हैं।
रात को भी मैं उन पर नजर रखने लगी थी। वो खाना खाने के तुरंत बाद ही कमरे के अंदर चले जाते थे और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया करते थे। आधी रात का समय था। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे घर में कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ अजीब सी आवाज जो बहुत दूर से आ रही है, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल शांति नहीं थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और यहाँ पर एसी भी नहीं था, क्योंकि वो गर्मियों के दिन थे। मैंने सोचा अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं कुछ देर के लिए छत पर चली जाती हूँ, क्योंकि कमरे के अंदर मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। अचानक मेरी नजर ससुर जी के कमरे के दरवाजे पर गई। उनके कमरे के दरवाजे के ऊपर रोशनदान बना हुआ था। रोशनदान से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। ये वाइट रोशनी नहीं थी, बल्कि पीली पीली सी रोशनी थी। कभी रोशनी तेज होती तो कभी रोशनी हल्की हो रही थी। मैंने सोचा इस समय पापा जाग क्यों रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके कमरे में तो वाइट लाइट लगी हुई थी, तो फिर पीली रोशनी क्यों बाहर आ रही है। मुझे कुछ खटका सा महसूस हुआ। मैं धीमे धीमे कदमों से कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे में थोड़ी सी झिरी खुली हुई थी। मैंने उससे अंदर की तरफ झांकने की कोशिश की। मुझे ज्यादा साफ तो कुछ दिखाई नहीं दिया था, बस इतना दिखाई दे रहा था कि मेरे ससुर ने कमरे में बहुत सारी मोमबत्तियां जलाई हुई हैं और वो अकेले ही अकेले बातें कर रहे हैं। वो बातें कर रहे थे या कुछ पढ़ रहे थे, ये तो मेरी समझ नहीं आया, मगर मुझे उनके बोलने की लगातार आवाज आ रही थी। ये सब कुछ बड़ा ही खतरनाक था। मैं पीछे हट गई। मैंने सोचा कि जरूर मेरे ससुर ठीक इंसान नहीं है, वो कुछ तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगले दिन सुबह के समय जैसे ही मेरे ससुर अपने कमरे से बाहर निकले, फौरन ही मैं उनके कमरे में चली गई। कमरे के अंदर मैंने देखा कि वही गुड़िया जो पहले मैंने पापा के थैले में देखी थी, वो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसमें ढेर सारी सुइयां चुभी हुई थी। आगे को कोयले से एक गोल घेरा बना हुआ था, बीच में नारियल रखा हुआ था, साइड में नींबू मिर्चे रखे हुए थे। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। इस चीज से ये साफ पता चलता था कि मेरे ससुर जादू टोना करते हैं। मैंने फौरन ही अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को पूरे कमरे के फोटोज क्लिक करके भेज दिए। उसके बाद मैं पापा के कमरे की तलाशी लेने लगी। मैंने अलमारी खोलकर उसके सारे कपड़े निकाले तो मुझे अलमारी से दाढ़ी मूंछ और काले रंग का धोती कुर्ता भी मिला था। उस दिन मैंने ऑरेंज कलर का देखा था। अलमारी के कोने में एक रुमाल में लिपटा हुआ छोटा सा चाकू रखा हुआ था जो बहुत तेज धारदार था। मैंने उसको वैसे ही लपेट कर रख दिया, लेकिन उसका फोटो भी मैंने अपने मोबाइल में ले लिया था। फिर मैं ड्रेसिंग की तरफ गई। मैंने ड्रेसिंग खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे ताबीज रखे हुए थे और सिंदूर भी था। आखिर सिंदूर का मेरे ससुर जी क्या करते हैं। मैंने बेड पर पीछे गद्दे हटाकर देखे तो वहां भी मुझे बहुत सारे ताबीज रखे हुए नजर आए थे। ये सब देखकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था, मगर मुझे कुछ भी करके इस कबर्ड में भी देखना था कि आखिर इसमें क्या है, क्योंकि हर तरफ मुझे कोई ना कोई एक ऐसी चीज मिल रही थी जो मुझे परेशान करने के लिए काफी थी। मैंने पूरा कमरा छान मारा था, मुझे कहीं पर भी कबर्ड की चाबी नहीं मिली थी। मैंने फौरन ही अपने पति को फोन किया। फोटो मैं उन्हें पहले ही सेंड कर चुकी थी, लेकिन मेरे पति का नंबर तो बंद जा रहा था। फिर मुझे अपने पति के दोस्त का नंबर याद आया। मैंने जैसे ही उनको कॉल की तो उन्होंने मेरी बात अतुल से करवा दी थी। मैंने अतुल को ये सब कुछ बताया। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे नंबर पर बहुत सारे फोटो सेंड कर चुकी हूँ, तुम उनको देख लेना। अतुल कहने लगा, मगर मेरा फोन खराब हो गया, मैंने उसे सर्विस पर दिया हुआ है, जैसे ही फोन ठीक होकर आ जाएगा मैं फोटो देख लूंगा। और मैं तुमसे कितनी बार मना कर चुका हूँ कि तुम पापा पर अपनी नजर रखना बंद कर दो, तुम मुझे भी परेशान करती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा तुमसे तंग आकर मुझसे कह दे कि अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाओ। कुछ दिन की ही तो बात है, सब कुछ बर्दाश्त कर लो। मैंने कहा, अतुल तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ कुछ भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तुम्हारे पापा कोई मामूली इंसान नहीं है, वो जादू टोना करते हैं। मैंने खुद उनके कमरे की हालत देखी है। जो जो सामान मुझे उनके कमरे से मिला है वो सारा सामान इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अतुल कहने लगा, अब तुम मेरे पापा पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने कहा, नहीं अतुल, मैंने तुम्हें फोटो सेंड कर दिए हैं, तुम खुद कमरे की हालत देख सकते हो। वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मेरा फोन ठीक हो जाएगा तो मैं देख लूंगा, कल ही मैं उसे रिपेयरिंग से जाकर ले आऊंगा, मगर प्लीज तुम कुछ भी ऐसा मत करो जिससे मेरे पापा या तुम्हारे बीच कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। मैंने कहा, अतुल प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मगर वो तो अपने पापा को इतना शरीफ और सीधा इंसान समझता था कि मेरी बात पर यकीन करने के लिए राजी ही नहीं था।
मुझे चाबी तो कहीं नहीं मिली थी, लेकिन मैंने फोटो क्लिक करके अपने पति को दे दिए थे। मुझे उम्मीद थी कि वो जरूर देख लेंगे। रात के समय फिर से मुझे अपने ससुर के कमरे से कुछ इसी तरह की आवाजें आ रही थी। अगले दिन सुबह के टाइम पर मेरे ससुर किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मेरी नजर तो पहले ही उन पर टिकी हुई थी। जब मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी तो मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि नवरात्रि के बाद एक रात मैं उसकी जल्द ही बलि दे दूंगा। इस तरह मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। अपने ससुर की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। आखिर वो किसकी बलि देने की बात कर रहे थे और उस रात से उनका क्या मतलब था? मैंने मोबाइल में सर्च किया कि नवरात्रि के बाद जागरण की रात का क्या मतलब होता है। तब मुझे पता चला कि जागरण की रात को जादू टोना किया जाता है। मगर मेरे ससुर तो किसी की बलि देने की बात कर रहे थे और ताकतवर होने की बात कर रहे थे। आखिर इनका क्या मतलब था? मैंने फिर से फौरन अतुल को कॉल किया, मगर अतुल का नंबर अभी भी बंद जा रहा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर मेरी अतुल से बात नहीं हो रही थी और इधर मेरे ससुर की नई नई हरकतें मेरे सामने आ रही थी। मुझे तो अब उनसे डर लगने लगा था। एक दिन मुझे कपड़े धोने थे। सुबह के समय जैसे ही पापा कमरे से बाहर निकले तो मैं उनके पास गई और कहने लगी कि पापा, मुझे आपके कपड़े धोने हैं। मुझे अपने जितने भी गंदे कपड़े हैं सभी दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने काम खुद ही कर लेता हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैंने उनसे जिद की और कहा कि आप प्लीज मुझे अपने कपड़े दे दीजिए। मैं अब यहाँ आ गई हूँ, आपके सारे काम करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। उन्होंने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो काफी गंदे नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना कुर्ता उतार कर दे देता हूँ, इसे छत पर मत सुखाना। मेरे कपड़े मैं छत पर नहीं डालता। मैंने कहा कि जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। उन्होंने उसी समय कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपना कुर्ता उतारकर फौरन ही मुझे दे दिया था। उनके पास लगातार किसी का फोन आ रहा था। वो बहुत जल्दी में थे। उन्होंने अपना सफेद रंग का कुर्ता मुझे दे दिया था और खुद अपने दोनों थैले पकड़कर घर से बाहर चले गए थे। मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पर वॉशिंग मशीन तो नहीं थी, इसलिए मुझे हाथ से ही कपड़े धोने थे। मैं अकेली थी और अपने कपड़े तो फौरन ही धोकर डाल दिया करती थी। आज काफी दिनों के बाद मैंने अपने ससुर जी के कपड़े धोने के लिए लिए थे। मैं भले ही शहर की थी, मगर घरेलू सारे काम जानती थी। ससुर जी का कुर्ता धोते धोते अचानक मेरी नजर कुर्ते की जेब पर गई। उसमें कुछ था। मैंने जैसे ही जेब के अंदर हाथ डालकर देखा तो मेरे हाथ में चाबी आई थी। ये छोटी सी चाबी थी। इसको देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ये उसी कबर्ड की तो चाबी नहीं है। इसलिए मैं फौरन ही कमरे के अंदर गई और कबर्ड को खोलने की कोशिश की तो वो खुल गई थी। मेरी नजर जैसे ही कबर्ड पर गई, उसके अंदर का नजारा देखकर मैं शॉक्ड रह गई थी। उसमें तो बहुत सारे पैसे रखे हुए थे और बहुत सारे जेवर भी थे। मेरे ससुर के पास इतने जेवर और पैसे कहाँ से आए थे? अगर वो इतने ही अमीर थे तो फिर अपने बेटे को उन्होंने शहर में नौकरी करने के लिए क्यों भेजा था? और आखिर वो ऐसा भी क्या काम करते थे जिसकी वजह से उनके पास इतने पैसे और जेवर थे? क्योंकि ये जेवर और पैसे ज्यादा तादाद में थे। मैंने मोबाइल निकालकर उसका फोटो भी अपने पति के नंबर पर सेंड कर दिया था। अभी तक अतुल का मोबाइल ठीक नहीं हुआ था और पिछले 2 दिन से मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हो सकी थी। मैं अभी कबर्ड के पास खड़ी हुई पैसे और जेवरों के फोटो क्लिक कर रही थी जब अचानक मुझे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि पीछे मेरे ससुर खड़े हुए थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे मना किया है ना? वो फौरन ही मेरे पास आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि निकलो मेरे कमरे से। कितनी बार तुमसे मना किया है, मगर तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आती। उनकी नजर जैसे ही कबर्ड पर गई, उन्होंने मुझे चौंक कर देखा और कहने लगे कि तुम्हारे पास इसकी चाबी कहाँ से आई? तुमने ये कैसे खोला? मैंने कहा कि मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। आप कुछ तो गलत करते हो। मुझे कमरे से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो साफ साफ जाहिर करती हैं कि आप जादू टोना करते हो। आखिर आप कौन हो? कोई मामूली इंसान तो नहीं लगते। मेरी इस बात पर मेरे ससुर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि अच्छा, तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है। वो पीछे पलटकर दरवाजे की तरफ गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं तो घबरा गई थी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे ससुर कहने लगे, और ऊंची आवाज में चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुनेगा। यहाँ वही होगा जैसा मैं चाहूंगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा? अब तुम जब सब कुछ जान ही गई हो तो ये भी सुन लो कि 4 दिन बाद जागरण की रात है
और मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। मैं काले जादू की तपस्या करता हूँ। मैं एक ऐसा बाबा हूँ जो अपने जादू टोने से ताकतवर बनना चाहता हूँ। ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जो दूसरों पर जादू टोना करवाते हैं, जो मुझे ढेर सारे पैसे देते हैं। मैं गांव के चित्रकूटी बाबा के यहाँ जाकर अपने जादू टोने से लोगों की मदद करता हूँ, जिससे लोग मुझे ढेर सारे पैसे देकर जाते हैं। पैसे कमाने का मुझे शौक नहीं है, मगर मैं बस ताकतवर बनना चाहता हूँ। अपनी शक्तियों को आजमाना चाहता हूँ। अपनी शक्तियों से सब कुछ अपने वश में कर लेना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे किसी अपने की ही बलि देनी होगी। अतुल मेरा इकलौता बेटा है। उसे तो मैं अपने फायदे के लिए नहीं मार सकता, मगर तुमसे मुझे कोई खास लगाव नहीं हुआ है। मेरे बेटे ने तुमसे पसंद की शादी की है। तुम अगर इस दुनिया से चली जाओगी तो वो दूसरी भी शादी कर सकता है। तुम मेरे घर में आने के बाद मेरी अपनी हो गई हो। चित्रकूटी बाबा ने कहा था कि अगर तुम्हें और ज्यादा फायदा उठाना है, अपनी शक्तियों से और ज्यादा शक्तिशाली होना है, तो तुम्हें जागरण की रात को किसी अपने की बलि देनी होगी और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करके नदी में बहा देना होगा। उसके बाद तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि जागरण की रात हर त्योहार के बाद आती है। इन दिनों महोत्सव के दिन चल रहे हैं, और महोत्सव के दिनों में एक रात जागरण की रात भी आती है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। 4 दिन के बाद जागरण की रात है, और उस रात मैं तुम्हारी बलि दूंगा। मुझे इस तरह लोगों का काम करने से और ज्यादा फायदा होगा। मैं यहाँ से अपना रूप बदलकर दाढ़ी मूछे लगाकर चित्रकूटी बाबा, जो कि मेरे गुरु हैं, उनके पास चला जाता हूँ। उनकी सेवा करता हूँ और आने वाले भक्तों की भी मदद करता हूँ। उनसे मुझे पैसे मिलते हैं। मुझे और ज्यादा शक्तिशाली होना है। मुझे बलि देने के लिए मेरा कोई अपना नहीं मिल रहा था। मैंने तुम्हारी कुंडली बनाई, और जब तुम्हारी कुंडली ले जाकर अपने गुरुजी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि इसी लड़की को मारकर शक्तिशाली हो जाओगे। मैं जोर से चिल्लाने वाली थी। मैंने अपने ससुर से कहा, ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे हाथ में मोबाइल तो था ही। मैंने जल्दी से अपने हाथ से मोबाइल उठाया और मैं पुलिस का नंबर डायल करने ही जा रही थी। इतनी ही देर में मेरे ससुर ने कोई राख सी चीज मेरे ऊपर फेंक दी, और फिर वो कुछ पढ़ने लगे थे। जब वो राख मेरे ऊपर पड़ी तो मैं जोर जोर से खांसने लगी थी, और उसके बाद मुझे चक्कर आ गए। मैं बेहोश हो गई थी। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे पैर बंधे हुए थे और मेरे हाथ भी बंधे हुए थे। सामने मेरे ससुर खड़े हुए थे। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं नाकामयाब रही। अपने ससुर की हकीकत मेरी आंखों के सामने आ गई थी। वो एक बाबा थे और अपने जादू टोने से लोगों की इच्छाएं पूरी किया करते थे। इससे बहुत ताकतवर भी हो रहे थे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, और उन्हें पैसा भी मिल रहा था। मगर अब वो और ज्यादा शक्तिशाली होना चाहते थे, इसलिए मेरी बलि देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जागरण की रात आने में अभी 3 दिन और 2 रातें आनी बाकी थी। मुझे कुछ भी करके अपने आप को बचाना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लगातार 2 दिन तक मैं भूखी प्यासी एक तरफ बंधी रही थी। मैं रो रो कर अपने ससुर से रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि वो मुझे छोड़ दें, मगर वो तो घर में आते ही कम थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में कैद करके रखा हुआ था, और जब वो घर के अंदर आते तो मुझ पर न जाने क्या पड़ते फूंकते थे। एक रात मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी आंखों के सामने ही काले घेरे के बीच में बैठे हुए थे। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, माथे पर लाल रंग का टीका था। उनके आगे बहुत सारा सिंदूर रखा हुआ था। सिंदूर उठाकर उन्होंने मेरे माथे पर लगा दिया था। कमरे में अजीब सा घबराहट भरा माहौल था। चारों तरफ से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मोमबत्ती की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। उन्होंने कहा था कि कल मैं तेरी बलि दूंगा, कल रात को चांद के निकलने के फौरन बाद ही। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे पति को मेरी बात पर यकीन नहीं था। वो अपने पिता को बहुत अच्छा समझते थे, और उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा मोबाइल भी मेरे ससुर के पास ही था। पिछले 3 दिन और 2 रातों से मैं भूखी प्यासी यहाँ बंधी हुई थी। ना तो मेरी आवाज निकल पा रही थी और ना ही मैं कोई हरकत कर पा रही थी। मैं रो रही थी, अपने पति को याद कर रही थी, और मुझे बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि मेरे माता पिता यहाँ मुझे अकेले भेजने के लिए क्यों परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। और फिर वो वक्त भी आ गया था जब मेरे ससुर मेरी बलि चढ़ाने वाले थे। जागरण की रात आ चुकी थी। मेरे हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे, यहाँ तक कि मेरे शरीर पर निशान आ चुके थे।
भूख प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरे ससुर अलमारी की तरफ गए। उन्होंने अलमारी खोलकर कपड़े में लिपटा हुआ वही चाकू निकाला जो एक बार मेरे हाथ लगा था, और उस चाकू को निकालकर वो उसकी धार तेज करने लगे। मैं तो उनको देखकर डर गई थी। मुझे अपनी मौत सामने खड़ी हुई नजर आ रही थी। उन्होंने पूरे कमरे का माहौल फिर से डरावना सा बना दिया था। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत शक्तिशाली बनने जा रहा हूँ। वो अपनी पहचान छुपाकर बाबा वाला काम किया करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को ये सब कुछ पता चले। उनका बेटा एक पढ़ा लिखा इंसान था। वो इन मनगढ़ंत बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता। तभी तो वो मुझे और अतुल को यहाँ नहीं रोकना चाहते थे। मुझे अपनी गलती पर एहसास हो रहा था। मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। पहले ही मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। वो अपने बेटे के सामने तो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, कहीं उसे अपने पिता पर शक न हो जाए। उनके एक थैले में जादू टोना करने वाला सामान होता था, जबकि दूसरे एक थैले में पैसे हुआ करते थे जो वो अपने गुरु के पास से कमाकर लाया करते थे। मेरी तो जान निकली जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मेरी जान बच जाए। मेरे ससुर ने सोच लिया था कि वो मेरे पति को बता देंगे कि मैं घर से भाग गई हूँ या कहीं खो गई हूँ, मगर वो मुझे रास्ते से साफ हटाना चाहते थे। मेरे ससुर ने मुझे बालों से पकड़ा और वो मुझे घसीटते हुए उस गोल घेरे में लेकर आ गए थे। उन्होंने मेरे हाथ पर लाल रंग का धागा बांध दिया और कुछ पढ़ने लगे। मैं उनको देख रही थी। उनकी आंखें अचानक लाल हो गई। उन्होंने हाथ में चाकू लिया। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बार बार गर्दन हिलाकर उनसे मना कर रही थी। उन्होंने चाकू तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ उठाया। मैं जमीन पर ही लेटी हुई थी और उनको देख रही थी। वो चाकू से मेरी गर्दन काटने ही वाले थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी जब अचानक तेज रफ्तार से कमरे का दरवाजा खुल गया और मेरा पति कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। अतुल को देखकर तो मेरी जान में जान आ गई थी। अतुल ने झट से अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज के साथ साथ आस पड़ोसी भी घर के अंदर दाखिल हो गए। अतुल ने मेरे हाथ खोले, मेरे मुंह से पट्टी हटाई, मेरे पैर भी खोल दिए। मैं अतुल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अतुल ने कहा कि इस आदमी को पकड़ लो, क्योंकि मेरे ससुर भागने की कोशिश कर रहे थे। गांव के बहुत सारे लोग शोर शराबे की आवाज से इकट्ठा हो गए और मेरे ससुर जी को सबने दबोच लिया था। उनका एक अजीब ही रूप सबके सामने आ गया था। मेरे ससुर का बाबा वाला एक अलग ही रूप था और वो बाबा के रूप में मौजूद थे। जब मेरे पति ने उनकी दाढ़ी मूंछ हटाई तो वो अपने पिता को पहचान गया था। मैंने सब लोगों के सामने अपने ससुर की हकीकत अपने पति को बता दी थी, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि इस समय ऐसे मौके पर मेरा पति यहाँ कैसे पहुंचा। उन्हें कैसे पता चला कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पति ने कहा कि 3 दिन पहले जब मेरा मोबाइल रिपेयर होकर आया तो तुम्हारे भेजे हुए सारे फोटोज मैंने देखे थे। मैं पहचान गया था कि ये कमरा पापा का है, और जो तुम कहती थी कि पापा जादू टोना करते हैं, इस बात का विश्वास मुझे पापा के कमरे के फोटोज देखकर हो गया था। 3 दिन पहले जब तुमने मुझे कबर्ड में रखे हुए पैसे और जेवरात के फोटोज भेजे थे, उसे भी मैंने देख लिया था। और फिर उसके बाद से ही जब भी मैं तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। मेरी तो तुमसे रोज बात होती थी। 2-3 दिन मेरा फोन खराब रहा, लेकिन तुम्हारा फोन लगातार बंद जा रहा था। मैं घबराने लगा कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मैंने तुम्हारे फोन की लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि तुम्हारा फोन घर में ही मौजूद है। मुझे कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए मैं फौरन ही वहां से घर आने के लिए निकल गया। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि पापा के कमरे का दरवाजा बंद है। मैंने तुम्हें पूरे घर में देख लिया था। मैंने झट से कमरे का दरवाजा खोल दिया और जो कुछ मेरी आंखों के सामने था उससे पापा की सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। तुम मुझसे सच कहती थी कि मेरे पापा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आज उनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहली ही बार में तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था। मोबाइल खराब होने की वजह से मैं तुम्हारे भेजे हुए फोटो नहीं देख सका था, लेकिन जब तुमने पापा के कमरे के ऐसे हालात का फोटो भेजा तो मैं समझ गया था कि तुम पापा के कमरे में मौजूद हो। पापा किसी को अपने कमरे में जाने नहीं देते। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं तुम्हारे लिए काफी परेशान हो गया था। अच्छा हुआ मैं यहाँ वक्त पर पहुँच गया, वरना ना जाने क्या होता। मेरे ससुर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। मैंने अपने पति को और गांव के लोगों को सब कुछ बता दिया था। सब लोग शक्तिशाली बाबा के नाम से मेरे ससुर को जानते थे, मगर उनको ये नहीं पता था कि शक्तिशाली बाबा मेरे ससुर ही हैं,
क्योंकि वो अपना रूप बदलकर वहां जाते थे और यहाँ एक मामूली इंसान की तरह रहते थे। मेरे ससुर की सारी सच्चाई सब लोगों के सामने आ गई थी और अब सबके सामने जो कुछ भी था उस हिसाब से मेरे पति ने अपने पिता को अरेस्ट करवा दिया था, क्योंकि वो मुझे मारने जा रहे थे। मेरे पति को ये उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं। मेरे पति ने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया था और इस तरह मैं जिंदा बच गई थी। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे कुछ खास रिश्ते हमें इस तरह भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे ससुर आज भी जेल में हैं। अगर थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो वो मुझे मारकर बहुत शक्तिशाली हो जाते, ऐसा उनका मानना था। वो भले ही अपने जादू टोने से शक्तिशाली हो सकते थे, लेकिन मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत उसे यहाँ तक खींच लाई थी। वो आज भी जेल में है। मेरे पति ने अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर दिए और उस घर से जादू टोने वाला सारा सामान उठाकर बाहर फेंकवा दिया। मेरे ससुर के साथ साथ उनके गुरु और बाकी सारे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया, जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। मेरा पति मुझे वापस शहर लेकर आ गया था और अब मैं शहर में ही रहती हूँ। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अंधविश्वास एक ऐसा जहर है जो न केवल व्यक्ति की सोच को विकृत करता है, बल्कि रिश्तों की पवित्रता को भी नष्ट कर देता है। हमें सिखाया जाता है कि रिश्ते विश्वास, प्रेम और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन जब इन पर खतरा मंडराए तो सच को पहचानने और उसके खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने परिजनों का साथ देना और उनकी रक्षा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही ये भी याद दिलाती है कि अपनों की सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में मजबूत और सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ ही ये कहानी अंधविश्वास के खतरों को उजागर करती है और जागरूकता फैलाने की प्रेरणा देती है कि सच्चे ज्ञान और विवेक से ही समाज की बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।